हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपने एग्जाम के लिए पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी वीडियो होने वाली है मॉर्निंग करंट अपडेट्स की, डेली मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो। तो आज डेट क्या है? 16 मार्च 2023। तो 16 मार्च 2023 की मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज क्या है? आरबीआई लॉन्च्ड हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ओके, तो जो आरबीआई है उसने क्या लॉन्च किया है? उसने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? एक नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ओके, पहले जानते हैं आरबीआई क्या है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, जो इंडिया में जितने भी बैंक हैं या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो उन सब चीज को ऑपरेट करता है, उस सब चीज को मैनेज करता है, वो कौन है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो उसने लॉन्च किया है मिशन। मिशन का नाम क्या है? हर पेमेंट डिजिटल। अब इस मिशन के अगर आप नाम से समझना चाहो तो क्या होगा कि जो भी पेमेंट है, हर पेमेंट, हर मतलब जो भी पेमेंट हो रही है वो सब डिजिटली हो। ठीक है, डिजिटली का मतलब यूपीआई का इस्तेमाल करके, है ना, यूपीआई का इस्तेमाल करके। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप लोग गूगल पे का इस्तेमाल करते हो, है ना, फोन पे का इस्तेमाल करते हो, पेटीएम का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये सब क्या है? इन सब से आप कैसे करते हो? इन सब से आप पहले यूपीआई पर अपना अकाउंट बनाते हो, जो आपकी यूपीआई आईडी है उसको वो आती है ना उसमें, और उसके बाद उससे आप पेमेंट कर सकते हो। आपको कहीं पे पैसे किसी से शेयर करने हैं, कोई मोबाइल रिचार्ज करना है, कुछ भी करना है, या किसी दुकान वाले को पैसे देने हैं, वो सब आप इसके जरिए दे सकते हो। तो उसमें मेन टेक्नोलॉजी क्या है? वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, तो इसके जरिए जितनी भी पेमेंट भारत के अंदर हो, जितनी भी पेमेंट भारत के अंदर हो, वो सब हो डिजिटल पेमेंट। ये किसने लॉन्च किया है मिशन? लॉन्च किया है मिशन आरबीआई ने। ये मिशन कहां पे लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा? देखिए, इस समय पे ना एक डिजिटल अवेयरनेस वीक चल रहा है। ठीक है, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। तो उसमें क्या है? डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। ठीक है, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक जो 6 मार्च को शुरू हुआ था, 12 मार्च तक चला था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसमें ये जो वीक है इसमें क्या हो रहा था कि डिजिटली पेमेंट कैसे करना है उस सब के लिए अवेयरनेस फैलाई जा रही थी। ठीक है, उस सब के लिए अवेयरनेस अलग अलग जगह पे लोग जा रहे थे, वहां पे बता रहे थे, जो भी वॉलंटियर्स थे, जो भी इसके अंदर काम कर रहे थे, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसके अंदर काम कर रहे थे, वो सब अलग अलग जाके सबको बता रहे थे। ठीक है, इसकी एक थीम भी थी। ठीक है, आप थीम याद रखिएगा, आप तो थीम पूछ सकते हैं कि किस चीज के ऊपर ये बेस्ड था। तो थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम थी जी adopt digital payment and also teach other. Adopt digital payment and also teach others. Also teach others मतलब एक तो आप खुद जो है डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करो, मतलब यूज करना, इस्तेमाल करो, यूज करना शुरू करो, और जिसको नहीं आता है उसको बताओ भी कैसे होती है। ठीक है, टीच अदर मतलब उसको पढ़ाओ, उसको बताओ कि कैसे की जाती है डिजिटल पेमेंट। ठीक है, अब ये डिजिटल पेमेंट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, यहाँ आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा हो, क्यों किया जा रहा है डिजिटल पेमेंट के ऊपर इतना फोकस? देखिए, जो डिजिटल पेमेंट होती है ना, उससे क्या हो रहा है? भारत डिजिटलाइज हो रहा है। ठीक है, डिजिटलाइज का मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ रही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में सीधा मतलब समझे, ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता, मतलब जिसके आर पार दिख सके। तो जब हम किसी को कोई पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हैं, तो हमको पता होता है हमने कितना पेमेंट किया, हमारे पास रिकॉर्ड भी होता है। ठीक है, अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो हमारे पास रिकॉर्ड थोड़ी है। किसी दुकान वाले से हमने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी, हमने उसे 10 रुपए दे दिए तो हमें 10 रुपए का बिल थोड़ी बना के देगा। लेकिन अगर वही 10 रुपए हमने गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से करे होंगे तो हमारे पास वो होगा रिकॉर्ड, जो हिस्ट्री होगी, ये जितने भी ये ऐप है इनकी जो हिस्ट्री होगी। ठीक है, ये पेमेंट ऐप जो है इनकी जो हिस्ट्री होगी उसमें वो लिखा हुआ होगा कि हमने 10 रुपए पेमेंट किए, किसको किए, तो हमारे पास भी डाटा होगा। दुकान वाले के पास भी डाटा होगा कि ये पैसे कहां से आए, किस अकाउंट से आए, किस यूपीआई आईडी से आए, और सरकार के पास भी डाटा होगा कि किस चीज के लिए कहां का पेमेंट हो रही है। तो इससे क्या होगा? पारदर्शिता बनी रहेगी, सबको पता होगा क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या चीज खरीदी जा रही है, कितनी जरूरत है, कितनी नहीं है। फिर जो करप्शन होता है उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, जो बीच में करप्शन हो रहा होगा उसको भी रोका जा सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है कि जल्दी से जल्दी पूरा देश जो है वो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत
आरबीआई ने ये जो है लॉन्च किया है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है जिसको कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विजन 2025। ठीक है, विजन मतलब कुछ सोचा हुआ है, गोल है, ठीक है, टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 2025 तक जो है भारत में 100% डिजिटल पेमेंट होने लगे। 100% डिजिटल पेमेंट का मतलब है लोग जो है 100% डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने लगे और सब लोग इस्तेमाल करें, पूरी भी जितनी हमारी जनसंख्या है सब इस्तेमाल करें इसका। देखिए अगर अभी प्रेजेंटली अगर अभी का एक डाटा बताऊं मैं आपको तो 42% आरबीआई ने एक सर्वे किया कि कितने लोग जो है डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, तो 42% लोग जो है इंडिया में डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पेमेंट जो है वो डिजिटली कर रहे हैं। और 35% लोग ऐसे हैं जिनको पता तो है कि डिजिटल पेमेंट है, कुछ होता है डिजिटल पेमेंट, है ना, पर उसका इस्तेमाल नहीं करते। उनको पता है कैसे की जाती है लेकिन वो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। देखिए आपको मैं बताऊं क्यों लोग इस्तेमाल नहीं करते। लोगों को डर भी रहता है, जिन लोगों को पता नहीं है किसी चीज के बारे में, ठीक है, जैसे डिजिटली किसी चीज के बारे में पता नहीं है और आजकल इतने सारे घपले हो जाते हैं, ठीक है, कि किसी ने आपका जो आपका ओटीपी वगैरह होते हैं, कोई आपसे वो पूछ लेता है, फोन आते हैं आजकल, आपका एटीएम नंबर पूछ लेता है, फिर पिन भी पूछ लेते हैं आपसे। इसीलिए तो बोलते हैं कि ओटीपी और पिन वगैरह चीज शेयर ना करो। लोग जो है जिनको जानकारी नहीं है वो शेयर कर देते हैं और उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, कट जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, लोग ऑनलाइन जो चीजें डिजिटली जो चीजें हो रही है ना उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो इनसिक्योरिटीज है इनको भी दूर करना होगा, है ना, ये जो इनसिक्योरिटीज है इनको भी तो दूर करना होगा। वो भी इस मिशन का ये जो मिशन है आपका हर पेमेंट डिजिटल, इसका एक गोल है, ठीक है। तो 42% लोग जो सर्वे में पता चला है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं भारत के अंदर 35% जिनको पता है डिजिटल पेमेंट क्या होती है लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं करते 42%। बचे आपके 23% ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है डिजिटल पेमेंट के बारे में, जिनको पता ही नहीं है। और कौन लोग होंगे, जैसे पढ़े लिखे नहीं है, कोई बहुत ज्यादा पिछड़े वाले इलाके से पिछड़ी वाले इलाके में रहने वाला है, ठीक है, ऐसे लोग जो होंगे वो होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ेगा या फिर आरबीआई को इस मिशन के थ्रू क्या करना होगा, ये जो मिशन है हर पेमेंट डिजिटल, लोगों के पास तक अपने वॉलंटियर्स भेजने पड़ेंगे ताकि वो उनको जाके बताएं कि इसके फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। आप घर बैठे बैठे पेमेंट कर सकते हो, बड़े आसानी से पेमेंट कर सकते हो, आपको हर जगह कैश जो है ले जाने की जरूरत नहीं है, सब आपके फोन से हो जाएगा, है ना। ये सब जो इनके फायदे हैं, जो लोग इनका फायदा उठा रहे हैं उनके बारे में बताना, इनके बारे में अवेयर कराना कि इससे क्या क्या फायदे हैं डिजिटल सिस्टम के, पारदर्शिता बनी रहेगी, आपके पैसे नहीं चोरी होंगे अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे। तो दो तीन चीजें ऐसी हैं जिनको आपको संभाल के रखना है, इनको संभाल के रखो और किसी को प्रोवाइड ना करो, किसी को दो ना होने, ठीक है। तो आप जो है आराम से जो है अपने अकाउंट को बचा के भी रख सकते हो। जो पैसे चोरी होने की कुछ वो होती है आशंकाएं होती है वो भी बची रहेंगी, क्योंकि आपके पास पैसे ऐसे रखोगे नहीं आप, ठीक है, हार्ड कैश नहीं रखोगे। हार्ड कैश मतलब जो करेंसी रखते हैं हम लोग, जो पेपर के नोट या फिर जो कॉइन रखते हैं ना हम लोग, जो सिक्के रखते हैं उसको हार्ड कैश बोलते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, डिजिटल पेमेंट, जो डिजिटल पेमेंट करोगे तो इसके फायदे हम इनको बता सकते हैं, ठीक है। इनको हम ये भी बता सकते हैं आपको प्लास्टिक जो करेंसी होती है, प्लास्टिक करेंसी मतलब जो प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी हुई का मतलब ये नॉर्मली प्लास्टिक की नहीं बनी होती है, जो आपकी प्लास्टिक करेंसी होती है ये तो जो आपके एटीएम, डेबिट कार्ड और ये क्रेडिट कार्ड होते हैं इनको प्लास्टिक करेंसी बोलते हैं। आपको इनको कैरी करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल तो ये भी खो जाते हैं, ठीक है। और एटीएम्स में भी आजकल वो हैक करने वाला सिस्टम चल रहा है कि आप उसमें लगा दोगे, अपना पिन कोड डाल दोगे, इतने में आपका एटीएम जो है वो हैक हो जाएगा, ठीक है, एटीएम कार्ड जो है आपका वो हैक हो जाएगा और उससे पैसे कटते रहेंगे। तो समझ रहे हो आप, इससे पैसे कटते रहेंगे। देखिए मेरा एक एसबीआई का एक मेरा कार्ड था, एटीएम कार्ड था, वो मैंने उसमें मतलब मैं उस अकाउंट को बंद करने वाला था, ठीक है, तो मैंने उसमें से सारे पैसे निकाल लिए। जो लास्ट टाइम मैंने पैसे निकाले ना जब उसमें से, तो पता नहीं कैसे हैक हो गया, तो मेरे पास रोज मैसेज आने लगे कि आपके कोई पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, कोई पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पैसे निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि उसमें कुछ था नहीं, 10 रुपए के आसपास थे, वो उसने निकाले नहीं थे 10 रुपए, ठीक है। तो जब मैं एसबीआई के पास गया, एसबीआई जो हमारी मेरी होम ब्रांच थी वहां पे गया तो मुझे पता चला कि एक किसी ने हैक कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने वो एटीएम बंद कराया था, नया एटीएम इशू कराया था, ठीक है, और वो अकाउंट बंद नहीं किया था, अभी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल जो है आप कितने भी जानने वाले हो, ठीक है, लेकिन जब कोई आपका चीज हैक कर लेता है ना आपको बिना पता है, तो बहुत पता नहीं चलती आपको कई बार, ठीक है। तो एटीएम कार्ड जो प्लास्टिक करेंसी उसमें भी ये सब दिक्कतें चल रही हैं। तो इसी वजह से क्या है, डिजिटल पेमेंट जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, है जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, ये ऐसे मिशन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो अब ये जो 35% लोग हैं जिनको पता तो है पर ये इस्तेमाल नहीं कर रहे किसी वजह से, है ना, अपनी जो इनसिक्योरिटीज है उनकी वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहे, और ये जो 23% लोग हैं जो
जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में, इन सबको अवेयर कराना है, इन सबको इसके फायदे बताने हैं, नुकसान से कैसे बच सकते हैं ये बताना है। क्योंकि देखिए नुकसान तो हर चीज के होते हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, हर किसी ना कुछ नुकसान हर चीज का होता ही होता है। तो क्या आप उस चीज को इस्तेमाल करना बंद कर दोगे? नहीं, आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करोगे, देख के इस्तेमाल करोगे, आप बच कैसे सकते हो उससे, है ना, बचते बचते उसका इस्तेमाल करोगे अच्छे से। तो यही जो चीजें हैं, यही जो है डिजिटल मिशन जो है आपका, हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है ये उनको बताएगा कि कैसे कैसे आप बचना है आपको, और कैसे अच्छे से इसका इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इन सबको अवेयर कराएगा उससे। ओके, तो ये इस मिशन का गोल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नितिन गडकरी अनवील्स फर्स्ट मिथेनॉइल रन बसेस इन बेंगलोर। पहले ये जानिए नितिन गडकरी कौन है। नितिन गडकरी कौन है? हमारे जो ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर हैं, जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, उसके कौन है? ये उसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी। ठीक है, आपने इनका नाम सुना होगा जब भी कोई नई रोड बनती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा फ्यूल से रिलेटेड कोई चीज होती है, तो इनका बहुत बार नाम आता है। ठीक है, इनका कई बार नाम आता है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इधर रोड बन रही है, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो ज्यादातर इन्हीं का नाम आता है। क्यों? क्योंकि ये रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे यहाँ के। तो इन्होंने अनवील किया। अनवील मतलब क्या होता है? देखिए, जब किसी चीज को लॉन्च करते हैं ना, तो उसको पहले ढका हुआ होता है ना, फिर उसके ऊपर से पर्दा जो हटाते हैं, बेसिकली उसको अनवील बोलते हैं। तो यहाँ पे अनवील बोल रहे हैं, लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? मिथेनॉइल रन बसेस, मतलब जो बसेस मिथेनॉइल के ऊपर चलेंगी। मिथेनॉइल आपका एक फ्यूल है, उसके ऊपर चलेंगी। कहां पे? बेंगलोर में लॉन्च किया गया है। अब देखिए 100% मिथेनॉइल के ऊपर नहीं चलेंगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, 100% मिथेनॉइल के ऊपर नहीं चलेंगी, ये चलेंगी MD-15। मतलब इसमें से 15% जो है, जो बसेस होती हैं डीजल से चलती हैं, तो जो 100% डीजल है उसमें से 15% जो है वो मिथेनॉइल होगा। ठीक है, बाकी जो बचा आपका 85% वो आपका डीजल होगा। ठीक है, जो 15% है वो मिथेनॉइल होगा, बाकी जो आपका बचा 85% वो हो जाएगा आपका डीजल। ठीक है, ऐसे इस्तेमाल होगा, इसमें ब्लेंडिंग की जाएगी, मिथेनॉल की इसमें ब्लेंडिंग की जाएगी, इसमें मिलाया जाएगा। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, एनर्जी के बारे में हम लोग कंटिन्यू डिस्कस कर ही रहे हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने गंगा रिवर में एक क्रूज को लॉन्च किया था, तो मैंने बताया था वो भी मिथेनॉल के ऊपर चल रहा है, उसमें भी ब्लेंडिंग की गई है मिथेनॉल में, जो डीजल से वो चल रहा है उसमें। ठीक है, फिर मैंने आपको इथेनॉल के बारे में बता रखा है। इथेनॉल जो है, जो आपका इथेनॉल है, उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। इसके साथ ये भी क्या करते हैं, जो हमारा नॉर्मल पेट्रोल होता है ना, जो अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, हम अपनी बाइक्स में डलवाते हैं, उसमें भी इथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। जब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां पे दो तरह के पेट्रोल मिलते हैं, एक तो आपका पावर पेट्रोल होता है, एक नॉर्मल पेट्रोल होता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसमें 15% के आसपास, 12 से 15% के आसपास मिथेनॉल होता है। ठीक है, बाकी जो बचा वो पेट्रोल होगा, प्योर पेट्रोल, और बाकी जो बाकी कुछ परसेंट बचा, 12 से 15%, वो क्या होगा? वो इथेनॉल मिला हुआ होगा। क्या मिला हुआ होगा? इथेनॉल। ठीक है, और वहीं अगर पावर पेट्रोल की बात करें तो इसमें इथेनॉल की मात्रा कम होती है। इसमें इथेनॉल की मात्रा 5% के आसपास होती है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसमें ज्यादा जो पेट्रोल है ज्यादा होती है उसकी क्वांटिटी, इस वजह से उसको पावर पेट्रोल कह देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो जो आप नॉर्मल उसमें पेट्रोल इस्तेमाल करते हो ना डेली लाइफ में अपनी में, वो भी इथेनॉल ब्लेंडेड होता है, मतलब इथेनॉल उसमें मिला हुआ होता है। ठीक है, वो प्योर पेट्रोल नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये कहां से कैसे बनता है? ये सब बनते हैं क्रूड ऑयल से, कच्चा तेल जो होता है। अब ये कच्चा तेल हमारे यहाँ पे तो होता नहीं है, हमारे देश में तो निकलता नहीं है कच्चा तेल। हम इसको कहां से लाते हैं? हमको इसको लाना पड़ता है बहुत सारी दूसरी कंट्री से, जो अरब देश है, खाड़ी देश है, जैसे कि इराक हो गया, है ना, इराक हो गया, ईरान हो गया, फिर जैसे रशिया से भी आजकल हम ले रहे हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में। ओके, सऊदी अरेबिया से भी लेते हैं हम लोग, यूएई से भी लेते हैं हम लोग, है ना, यूएस से भी लेते हैं, थोड़ा काफी लेते हैं यूएस से भी। तो ये ऐसी जो सब कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज में मिलता है, लेकिन भारत के अंदर नहीं है। और भारत जो है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने सारे हमारे यहाँ वाहन है, सड़क पर निकल जाओ तो वाहन ही वाहन, कहीं ना कहीं जाम लगा मिल ही जाएगा, अगर आपको 10 किलोमीटर भी जाना है। ठीक है, तो जो पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल के कंज्यूमर है, जो सबसे ज्यादा कंज्यूमर मतलब लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं क्रूड ऑयल का, है ना, जो सबसे ज्यादा लेते हैं क्रूड ऑयल, मतलब इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, वो कौन है? सबसे पहले इंडिया एंड चाइना, ये दोनों बने, और पहले और दूसरे नंबर पे इंडिया और चाइना। और इन दोनों के यहीं पे नहीं मिलता है। क्या? इन दोनों की जमीन के नीचे ही नहीं होता है आपका
क्या, क्रूड ऑयल। तो इनको दोनों को बाहर से मंगाना पड़ता है। तो इसी वजह से क्या है, ये जो पैसे बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं ना हमारे, ये जो पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, क्योंकि अब इसको हमको इसमें कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, बस यही फायदा है कि हम इसका पेट्रोल डीजल बना के इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल की तरह। ठीक है, और ये जो फ्यूल होता है ना, जो क्रूड ऑयल से बनता है, इसमें एक दिक्कत और है, ये एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है। CO2 हमेशा रिलीज करता है जब भी ये जलता है। ठीक है, CO2 क्या करती है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। ये भी एक इसके साथ दिक्कत है। तो क्या हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग जो देश हैं, बहुत सारे देश, खाली इंडिया चाइना नहीं, बहुत बड़े बड़े देश जिनके पास खुद भी है ये, जैसे यूएस वगैरह, यूरोप के बहुत बड़े देश, बहुत सारे देश हैं, वो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, उनके यहाँ खुद बनता है, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। ठीक है, देखिए यूएस ना ज्यादातर साइन गैस का इस्तेमाल करता है, साइन गैस का इस्तेमाल करता है यूएस ज्यादातर। ठीक है, वो क्रूड ऑयल का वैसे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता है, साइन गैस का करता है। साइन गैस क्या होती है, देखिए ये जो बन रही है ना, मीथेन ऑयल को जो डीजल में ब्लेंड कर देते हैं, इसी को साइन गैस बोलते हैं। ठीक है, इसी को साइन गैस बोलते हैं। तो इसी का इस्तेमाल ज्यादातर यूएस करता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, सब जो कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी, ये चाहे आप बोल दो पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, बाहर से मंगाना पड़ता है, या फिर ये तो इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज की बात हो गई, लेकिन जिन कंट्रीज के पास है वो भी इससे दूर भाग रही है। क्यों भाग रही है, अगर कुछ ऐसी कंट्रीज को छोड़ दो जो पूरी तरह से इसी पे निर्भर है, जैसे ये जो सऊदी अरेबिया वगैरह हो गए, यूएई वगैरह हो गए, ये इतने अमीर क्यों है, क्योंकि इनके यहाँ क्रूड ऑयल निकलता है, इसी वजह से तो अमीर है, उसी को बेच बेच के अमीर बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज है, इनको अगर छोड़ दो, तो ऐसी कंट्री जो अल्टरनेट सोर्सेज, मतलब किसी और सोर्स फ्यूल के ऊपर जा सकती हैं, वो सब जा रही हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कार के ऊपर जा रही हैं, है ना, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें जो है बन रही हैं, इंडिया में बन रही है, और बहुत सारी जगह बन रही है, चाइना में बन रही है ना। ये इथेनॉल ब्लेंडिंग इसीलिए की जा रही है, धीरे 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 बढ़ाते चले जा रहे हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग को। कुछ समय पहले 10% होती थी, अब 12 से 15% हो गई है। अब जो इस बार बिल आया था उसमें 20% की बात हो रही है। तो धीरे धीरे करके ब्लेंडिंग भी बढ़ाई जा रही है। अब इसको एक साथ क्यों नहीं बढ़ा रहे, जैसे मीथेनॉल भी जो है 15% बढ़ाया है, एक साथ इसको पूरा मीथेनॉल से क्यों नहीं यूज कर रहे, समझ रहे आप। क्योंकि देखिए इथेनॉल और मिथेनॉल, एक चीज और मैं बता दूं, ये क्यों फायदेमंद है, इसीलिए एक तो फायदेमंद है क्यों, क्योंकि हमको इनको बाहर से नहीं बनाना पड़ता, हम अपने यहाँ पे बना सकते हैं, तो वो पैसे बचेंगे हमारे। फिर दूसरा क्या है, ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, इस वजह से हमारे लिए फायदेमंद है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी हम अपने यहाँ बनाते हैं, और ये इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है, तो इस वजह से ये अल्टरनेट सोर्स जो है फ्यूल के, वो अच्छे हैं, एनर्जी के अल्टरनेट सोर्स जो है वो अच्छे हैं क्रूड ऑयल के मुकाबले, पेट्रोल डीजल के मुकाबले। तो अब मैं क्या बता, हाँ, हम एक साथ इनको क्यों नहीं पूरा का पूरा 100% क्यों नहीं यूज करते, देखिए क्योंकि जो हमारी गाड़ी के पेट्रोल वो बने होते हैं ना, इंजन बने होते हैं, इंजन जो बने हुए होते हैं वो पेट्रोल डीजल से चलने के उससे बने होते हैं। ठीक है, हमको क्या है, अब नए नए इंजन जो है लाने पड़ेंगे, जो नई नई गाड़ियां लॉन्च होंगी उनमें इस तरह के इंजन लाने होंगे जो मिथेनॉल और इथेनॉल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी के तो खैर अलग ही होते हैं, वो तो बैटरीज बनती है। ठीक है, तो इनको क्या करना होगा, इन ऐसे इंजन बनाने होंगे हमको, क्योंकि अभी हमारी गाड़ियों में ऐसे इंजन है नहीं, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते एक गाड़ी जो बहुत पुरानी पुरानी है उसको पकड़ पकड़ के और उसमें ये वाले इंजन लगाना शुरू कर दें। अब जो नया वो शुरू होगा उसमें हम ये वाले इंजन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको 100% यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम प्रेजेंटली अभी इनको 100% यूज नहीं करते, क्योंकि वो इंजन जो है इनके लिए नहीं है और वो इंजन खराब हो जाएंगे। ठीक, समझ रहे हो आप, तो इसीलिए हम इनका इस्तेमाल अभी नहीं करते हैं। चलिए अब इसके बारे में समझ लेते हैं, ये जो इन्होंने बसेस लॉन्च की है, ये बसेस किस किसने लॉन्च की है। ठीक है, लॉन्च का मतलब कौन सी कंपनी इसके पीछे जुड़ी हुई है, कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर पीछे जुड़ी हुई है। इसकी जो उद्घाटन किया है वो तो नितिन गडकरी जी ने किया है, जो उद्घाटन किया है वो तो नितिन गडकरी जी ने किया है, लेकिन ये जो कौन कौन सी कंपनी की इसकी भागीदारी है, इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भागीदारी है इसमें, पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, पहले बताता हूं मैं आपको। तो बेंगलोर में लॉन्च हुई है ये, तो बेंगलोर की एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है उसका नाम, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, पहले ये, फिर नीति आयोग, ठीक है, फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, और चौथी है आपकी अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड बहुत बड़े बड़े ट्रक्स बनाती है, आपने वो देखा होगा, बसेस और ट्रक बनते हैं, वो वाली जो कंपनी है। तो ये जो चारों हैं, ये चारों मिलके ये जो बसेस हैं इन्होंने लॉन्च की है, और अभी ये एक प्रैक्टिकल बेसिस पे की है, मतलब अभी ये टेस्ट कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग बेसिस पे की है अभी इन्होंने लॉन्च किया, कैसे काम करती है, कैसे चलती है, इथेनॉल जो है सपोर्ट करता है अच्छे से नहीं करता है, 15% जो इथेनॉल डालेंगे तो सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इसी वजह से लॉन्च किया है। इसमें 80 बस जो है ये तो BMTC मतलब बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, 20 बसेस जो है वो अशोक लेलैंड के द्वारा लॉन्च इसमें डाली गई है। ठीक है, और जो आपका IOC है, IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्या होता है, जो पेट्रोल डीजल जो पेट्रोल पंप होता है वो होती है ना, वो जो है आपका जो अलग अलग कंट्री से पेट्रोल लेता है, वो सॉरी क्रूड ऑयल लेता है, वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो हमारी कंपनी है। तो ये जो है ये क्या करेगी, ये मिथेनॉल ब्लेंड कर करके डीजल के अंदर और
फ्री प्रोवाइड करेगी इनको। ये जो पूरा बन रहा है, जो बसेस बन रही है, इनके लिए 3 महीने तक फ्री जो है क्या करेगी, फ्री 3 महीने तक फ्री प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और ये जो है पूरा टेस्ट 3 महीने तक चलेगा, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है इसी को लॉन्च किया गया है, कहां पे, बेंगलोर में लॉन्च किया गया है, ओके। मेथनॉल रन बस, इसको कितनी परसेंट होगी, 15% मेथनॉल इसमें यूज की जाएगी डीजल के अंदर, ठीक है। इससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बात है, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अभी ये जो है टेस्टिंग बेसिस पे लॉन्च किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक महिंद्रा नेम्ड मोहित जोशी एज न्यू एमडी एंड सीईओ। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो जो टेक महिंद्रा आपकी कंपनी है, इसने लॉन्च किया, उसने मतलब नए अपने एमडी और सीईओ का नाम बता दिया, क्या नाम है इनका, मोहित जोशी। इनको 5 साल के लिए चुन लिया गया है, ठीक है। इनको चुन लिया गया है 5 साल के लिए, समझ रहे हो आप, 5 साल के लिए इनको चुन लिया गया है। अब अगर टेक महिंद्रा के बारे में थोड़ी बात करें ना, तो ये क्या है, जो महिंद्रा कंपनी है ना आपकी, जो गाड़ी बनाती है, ट्रक्स भी बनाती है, महिंद्रा, ठीक है। वो उसकी पेरेंट कंपनी है। ये जो टेक महिंद्रा है, ये उसी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की एक कंपनी है, ठीक है। जो आपकी वो वाली महिंद्रा है, उसी की एक कंपनी है, उसी का एक पार्ट है। ये जो है आपकी आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है, उसमें काम करती है, ठीक है। ये एक आईटी कंपनी है, समझ रहे हो। ये एक आईटी सर्विसिंग कंपनी है टेक महिंद्रा जो है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, ये फाउंड की गई थी आनंद महिंद्रा के द्वारा। जो आनंद महिंद्रा कौन है, जिन्होंने वो वाली महिंद्रा फाउंड की थी, वही है आनंद महिंद्रा, और उन्होंने ही ये भी फाइंड किया, ठीक है। कब फाइंड की गई थी, 1986 में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहां है, इसके हेडक्वार्टर पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। और अगर मोहित जोशी जी के बारे में थोड़ा सा जाने, देखिए ये इससे पहले इंफोसिस में काम करते थे। इंफोसिस क्या है, वो भी एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इंफोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। ये दोनों ही कंपनी, इंफोसिस और टेक महिंद्रा, ठीक है, दोनों ही जो है टॉप 5 में आती है आईटी सेक्टर के मामले में इंडिया में, समझ रहे हो आप। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, रशिया प्लान टू रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ यूएस वेपन्स। रशिया प्लान कर रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग करने का, किस चीज का, जो यूएस के वेपन्स है उनका। अब देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, हमें पहले तो ये जानना है, ठीक है। रिवर्स इंजीनियरिंग कहाँ है, फिर क्या है, क्या होता है, फिर हमको जानना है रशिया को ये जो यूएस के वेपन है कहां से मिल गए। तो पहले मैं आपको बताता हूं रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है। देखिए कोई वेपन किसी कंट्री का मिल गया, जैसे रशिया को यूएसए के वेपन मिल गए, तो इसके बाद ये क्या करते हैं, जो यूएसए ने वेपन बनाए होंगे अपनी टेक्नोलॉजी से बनाए होंगे, सब कुछ उसमें अपना यूज किया होगा, तो इन्होंने क्या किया, रशिया ने क्या किया होगा, रशिया क्या करेगा, इन सब वेपन्स को खोलेगा जो इनको मिला है, ठीक है। कोई मिसाइल होगी, कुछ भी होगा, कोई रॉकेट होगा, या तक कि एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, सबमरीन भी हो सकती है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो सकता है। इन सबको एक एक करके खोल के देखेगी और इनको समझने की कोशिश करेगी कौन सी टेक्नोलॉजी से ये बने हैं, ठीक है। क्या 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 टेक्नोलॉजी इनमें यूज करी गई है, कौन कौन से फंक्शंस यूज करे गए, और ये सब खोलती रहेगी और समझती रहेगी। और जब समझ जाएगी, जब पूरी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी, फिर उस ऐसा ही अपनी तरफ से एक वेपन बना देगी वो कंट्री, जैसे रशिया फिर अपनी तरफ से एक वेपन बना देगी जो सेम टेक्नोलॉजी से बना होगा लेकिन सस्ते रेटों में बनेगा, ठीक है। जो यूएसए ने उसमें रेट लगाए होंगे उनसे सस्ते रेटों में बनेगा, क्योंकि यूएसए तो जो वेपन बेचता है वो ब्रांड के उसको बेचता है। अगर वेपन मान लो 100 रुपए का है कोई वेपन, ठीक है, मान लो 100 रुपए का है, तो उसमें से 20 रुपए जो है कॉस्ट होगी और बाकी जो 80 रुपए होंगे ना वो ब्रांड के होंगे, जो यूएस की कंपनी ब्रांड देती है। पर वही जब वेपन, ऐसा ही वेपन बिल्कुल उसी की बिल्कुल कॉपी होगी जो रशिया बेचेगा, तो वो कैसे बेचेगा, फिर वो उसको 80 रुपए में ना बेच, सॉरी 100 रुपए में ना बेच, उसको 60 रुपए में बेच सकता है, जिसमें से मान लो 20 रुपए भी अगर उसकी कॉस्ट लगी बनाने की, 18-20 रुपए, तो बाकी जो है वो ब्रांड के नाम पे बोल दो, या बाकी जो भी है वो कमा ही रहा होगा वो सब, समझ रहे हो। तो ये होती है आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग। कोई भी वेपन ऐसा मिल गया हमको, है ना, उसको क्या करते हैं, खोल खोल के सारी टेक्नोलॉजी जानते हैं उसके बारे में और फिर उसको बना लेते हैं, उसकी कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। जैसे चाइना की बात करूं अगर मैं, चाइना का जो पूरा डिफेंस सेक्टर बेस्ड है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, रिवर्स इंजीनियरिंग के ऊपर। 1960s से चाइना ने रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर दी थी। यूएसएसआर के वेपन, उस समय पर रशिया जो है यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसए के वेपन, इन सबके वेपन को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके चाइना ने क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग करी उनके, और फिर अपने लिए नए नए वेपन बना लिए उन्हीं के जैसे बिल्कुल। चाइना के अगर वेपन आप अलग अलग कंट्री से कंपेयर करो ना, यूएस और बेसिकली यूएस और यूएसएसआर से या फिर रशिया से, तो बहुत सारे वेपन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल इन्हीं की कॉपी होंगे, ठीक है। तो ये क्या था, चाइना इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका है, चाइना इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट है, चाइना आज भी करता है रिवर्स इंजीनियरिंग, समझ रहे हो आप। तो रिवर्स इंजीनियरिंग ये होती है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बताऊं कि रशिया को ये कहां से मिल गए यूएसए के वेपन। देखिए यूएसए, रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार लड़ाई चल रही है,
ठीक है, पिछले एक साल से लड़ाई चल रही है, एक साल से ऊपर हो गया, 24 फरवरी को एक साल हो गया था, 2023 24 फरवरी को इनके बीच में लगातार लड़ाई चल रही है। तो जो यूएसए है वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है, और यूएसए ने अपने वेपन जो है यूक्रेन को लगातार भेजे हैं लड़ने के लिए, ठीक है, तो यूक्रेन ताकि लड़ सके, इसी वजह से जो है वो रशिया को रोक भी पा रहा है एक जगह पे। तो अभी क्या हो रहा है, रशिया जब अलग अलग जगह कब्जा रहा है ना, तो वहां पे जो सैनिक थे वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जब कोई दूसरी वरना उनको मार देगा, रशिया के सोल्जर उनको मार देंगे, तो जब वो छोड़ छोड़ के भागेंगे तो सारे के सारे वेपन जो हथियार है उनको थोड़े उठा के ले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो वहां रह ही जाएगा। तो वो जो हथियार रह गया है उसको रशिया की आर्मी कलेक्ट करती है, और फिर क्या किया जा रहा है, उसको रशिया की सरकार के द्वारा ईरान को भेजा जा रहा है। ठीक है, कहां भेजा जा रहा है, ईरान में भेजा जा रहा है। ईरान जो देश है आपका, क्यों ईरान में क्यों भेजा जा रहा है, देखिए ईरान में इसलिए भेजा जा रहा है कि जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया ना, एक्सपर्ट हो चुका है रिवर्स इंजीनियरिंग में, उसी तरह ईरान जो है, ईरान भी जो है एक्सपर्ट हो चुका है रिवर्स इंजीनियरिंग में, और इसको पर्टिकुलरली यूएस वेपन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, चाइना जो है वो तो यूएसएसआर और आपका यूएस और भी कई कंट्रीज के वेपन्स को करता है, लेकिन जो ईरान है ना वो खाली यूएसए के वेपन्स को करता है, यूएस के वेपन्स को खाली रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। और रशिया के और ईरान के बहुत अच्छे दोस्त फ्रेंडशिप रिलेशन है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, ईरान जो है इसके पास भेजे जा रहे हैं। अब देखिए ईरान ने ये मजबूरी में स्टार्ट किया था रिवर्स इंजीनियरिंग करना, क्यों, देखिए वैसे तो रिवर्स इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप किसी कंट्री से, इंडिया है, इंडिया ने आज तक रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करी। ठीक है, और क्या डीआरडीओ का क्या कहना है, जो हमारी वेपन बनाती है ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है कि हम अपने आप इनोवेशन करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, और उसी की वजह से क्या है, हम चाइना से बहुत ज्यादा पीछे रह गए। ठीक है, चाइना ने क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके वो सब टेक्नोलॉजी सीख सीख के अपने यहाँ पे बना ली, और हम क्या है अभी भी बाहर से खरीद रहे हैं। कुछ वेपन अपने यहाँ बना लेते हैं, लेकिन बाहर से भी बाहर से बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीद रहे हैं। और जो हम बाहर से खरीदते हैं, जैसे मैंने बताया यूएसए से कोई वेपन खरीदेंगे तो हमको 100 रुपए का खरीदना पड़ेगा, और अगर हम उसको अपने यहाँ बनाएंगे बेचने की बात नहीं कर रहा, खाली बनाएंगे तो 20 रुपए में बन जाएगा वो। ठीक है, तो क्या हुआ, हमको तो फायदा है बहुत ज्यादा, लेकिन हम जो है दूसरों से खरीद रहे हैं तो हमको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं उसके, है ना, इसी वजह से हम बहुत ज्यादा अमाउंट में खरीद भी नहीं पा रहे वेपन। तो इसी वजह से क्या है, हम लोग बहुत ज्यादा पीछे रह जा रहे हैं और देशों से जो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ईरान ने कैसे मजबूरी में शुरू करी थी, देखिए ईरान के ऊपर बहुत लंबे समय से यूएसए ने जो है सैंक्शन लगाए हुए, बीच में थोड़े दिन के लिए हटे थे जब वो जॉइंट आपकी वो थी, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर डील जो थी वो साइन हुई थी, लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने दोबारा से इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए। अब जब इतने बुरी तरह से इनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए, हर प्रकार के सैंक्शन लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, तो ये क्या है, किसी भी कंट्री से जो है बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो किसी भी कंट्री से लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे, और आए दिन जो है यूएस इनके ऊपर वो भी कर देता था अटैक, अब तो नहीं करता पर कुछ समय पहले कर देता था, कुछ साल पहले। तो उससे क्या हो रहा था, ईरान की इकोनॉमी लगातार नीचे गिरती चली जा रही थी, बिजनेस ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यूएसए की सैंक्शन की वजह से कोई इनसे बिजनेस कर नहीं रहा था। ये अपना तेल नहीं बेच पा रहे, मैंने अभी बताया था ना आपको, ईरान के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में तेल मिलता है, लेकिन ये बेच ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं बेच पा रहे, क्योंकि यूएसए के सैंक्शन है, तो बहुत सारी कंट्री जो है खरीद नहीं रही। अब इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, इंडिया ने जो है यहाँ पे अपना पोर्ट बनाया था, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आगे काम ही नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि यूएसए के सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ईरान जब इस पूरी मजबूरी में फंस गया, फिर ना तो इतने पैसे इनके पास इंडिया की तरह, जैसे इंडिया के पास पैसे तो है कम से कम, इंडिया के पास जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमारे पास 500-600 के आसपास है तो सही बिलियन डॉलर, लेकिन इनके पास वो भी नहीं है, तो ये बाहर से खरीद भी नहीं सकते, और खरीदना भी चाहे अगर पैसे भी होते तो कोई इनको बेचेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यूएसए के सैंक्शन की वजह से ये खुद बना नहीं पा रहे उन सबको। तो उन्होंने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला कि जब यूएस इनके ऊपर अटैक करता था और कोई ना कोई मिसाइल ऐसी रह जाती थी, कोई ना कोई वेपन ऐसा रह जाता था जो काम नहीं कर पाता था, फट नहीं पाता था, ये उसको उठाते थे और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू कर देते थे। फिर इन्होंने और जगह से, जैसे अफगानिस्तान में यूएस के सोल्जर्स थे तो वहां से वेपन लेने शुरू कर दिए, कैसे भी निकलवाए वहां से, काली ब्लैक मार्केट की तरह निकलवाए वहां से वेपन, और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करी, और ये धीरे धीरे इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गए। ठीक है, और ईरान, इवन पाकिस्तान के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना तो पाकिस्तान भी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। पाकिस्तान की कई सारी मिसाइल हैं तो उसने यूएसए की मिसाइल से रिवर्स इंजीनियरिंग करी है। जब यूएसए अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता था कई बार मिसाइल बच जाती थी, और वैसे जैसे ब्लैक मार्केट के थ्रू ईरान अफगानिस्तान से लेता था, ऐसे कई बार पाकिस्तान ने भी लेके कई बार रिवर्स इंजीनियरिंग करी है, लेकिन हमने कभी नहीं करी, समझ रहे आप। और अब हम कर सकते हैं क्या, अगर कोई आपसे आपके मन में आए, चलो पहले हमने नहीं करी अब तो कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब जो है वो जो ट्रेन थी वो निकल गई। क्यों निकल गई, वो बात बहुत पुरानी हो गई। क्यों, क्योंकि देखिए एक समय था जब जैसे चाइना ने 1960s में करी थी, हम लोग 1980 90s तक भी कर सकते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय पे हमारे वेस्टर्न कंट्री से रिलेशन अच्छे थे नहीं, हम यूएसए के भी कर सकते थे, यूरोप के भी बहुत सारे देशों को कर सकते थे, लेकिन आज के समय पे अगर हम करने लगे तो हमारे रिलेशन यूएसए से और वेस्टर्न कंट्री से बहुत अच्छे हैं। तो वो हम क्या करेंगे, अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर भी ले तो क्या होगा, हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, हम अपने रिलेशन को खराब कर लेंगे। तो अब तो इंडिया को एक ही चीज के ऊपर, जो 2-3 चीज इंडिया कर रहा है, क्या कर रहा है, वेपन खरीदना, ठीक है,
ज्वाइंट वेंचर कर लगा देना। ज्वाइंट वेंचर बहुत अच्छा तरीका है कि उनकी कंट्रीज, उनकी जो कंपनीज है उनको बोलो हमारे यहाँ पे हमारी किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर वेपन्स बनाए, ताकि हमको टेक्नोलॉजी समझ में आ जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाना, ठीक है, रिपेयरिंग वर्क कराना, यही सब जो है इंडिया करके जो है फायदा उठा सकता है इस सब का, ठीक है। क्योंकि जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बस थी जिससे आप अपने ऊपर निर्भर रहते, क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी आप दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो, ज्वाइंट वेंचर में भी आप दूसरे देश के ऊपर भी निर्भर हो, रिपेयरिंग में भी आप दूसरे देश के ऊपर निर्भर हो, तो है ना। तो जो अपने ऊपर निर्भर था वो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला काम था, लेकिन वो अब निकल चुकी है वो ट्रेन। अब तो अब हमको इन्हीं सब चीज के ऊपर फोकस करना होगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और अपनी जो इंडिजीनियस जो फैक्टर वो है इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके ऊपर काम करना होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, नई नई चीजें सीखनी होंगी और अपने आप बनाना शुरू करना होगा। बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं तो बनाएंगे आगे भी, समझ रहे हो आप। तो देखिए पाकिस्तान ने भी रिवर्स इंजीनियरिंग करी है, ईरान ने भी करी है, चाइना ने भी करी है ना, और रशिया भी कर रहा है ईरान की मदद से। अब देखिए रशिया का कर क्यों रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग, क्या होता है, कैसे हो रही है, कौन कौन कर चुका है यूएस के साथ, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब समझिए कि कर क्यों रहा है रशिया रिवर्स इंजीनियरिंग। देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो पैसे हैं रशिया, पहले समझिए रशिया का क्या मानना है, रशिया का क्या मानना है कि यूएस जो है वो यूक्रेन को वेपन्स क्यों दे रहा है, हथियार क्यों दे रहा है। देखिए रशिया का मानना है ये इसलिए नहीं दे रहा कि चाहता है कि यूक्रेन जीत जाए या रशिया हार जाए, ये इसलिए दे रहा है यूएस दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि हमारे वेपन जो है इतने एडवांस हैं, हम रशिया की पूरी इतनी बड़ी मिलिट्री को रोक रहे हैं, और ये सब दिखाना चाह रहा है ताकि इनके जो वेपन है ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा कंट्री खरीदे। ये दिखाना चाह रहा है, अपने वेपन का एक तरह से प्रचार कर रहा है, ठीक है, कौन, यूएसए। तो रशिया क्या कर रहा है रिवर्स इंजीनियरिंग करके, इसी के जो यूएसए के जो वेपन थे उनका सस्ता वर्जन बना रहा है, ठीक है, उनका सस्ता वर्जन बना रहा है। तो इससे क्या होगा, जो कंट्रीज ये महंगा 100 रुपए का वर्जन नहीं खरीद पा रही थी यूएसए के वेपन का, अब वो जो है 60 रुपए का सस्ता वाला वर्जन जो रशिया के पास होगा उसको खरीद पाएंगी। इससे क्या होगा, यूएसए को नुकसान होगा, ठीक है। जो यूएसए पूरा प्रचार कर रहा है उसका नुकसान होगा, क्योंकि देखिए यूएसए जो वेपन भेज रहा है वो फ्री में भेज रहा है यूक्रेन को, तो उसके कोई पैसे तो मिल नहीं रहे, लेकिन जब आप प्रचार करते हो तो फ्री में ही होती है चीजें। उसके बाद जब बिजनेस शुरू होता है जब पैसे कमाते हो आप, लेकिन ये जो बिजनेस बाद में शुरू होने वाला है उसमें जो है रशिया काफी हद तक इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो इसीलिए रशिया जो है रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है यूएसए के वेपन की, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सिलिकॉन वैली बैंक ऑफ यूएस कोलैप्स। तो यूएसए का एक बैंक है, कौन सा, सिलिकॉन वैली बैंक, ये कोलैप्स हो गया है, मतलब ये बिल्कुल ठप हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, बिल्कुल समझ गए आप, बिल्कुल ठप हो गया है। अब क्या हुआ ये समझिए। और ये जो बैंक है ना बहुत बड़ा बैंक है, ये जो यूएसए का बैंक है ना बहुत बड़ा बैंक है, समझ रहे हो आप। इसके जो इसका अमाउंट रहता है ना, जो इसके पूरे साल का अमाउंट निकल के आता है वो ना हमारे देश के बहुत बड़े बड़े बैंक जो है 2-3 मिला लो उसके भी ऊपर आता है, ठीक है। बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, काफी बड़ा बैंक है, 1980s के दौरान बना था, तो काफी पुराना बैंक भी है। अब देखिए यूएसए का बैंक जो है ये कोलैप्स कर गया है। अब दिक्कत क्या हो गई है जब बैंक कोलैप्स कर गया, पहले हम समझते हैं एक चीज, वो बाद में बताता हूँ क्या समझ रहा है हमको। पहले समझिए आप, ये यूएसए का बैंक जो है ना ये दूसरा ऐसा बैंक है जो कोलैप्स हुआ है बहुत बड़ा। देखिए अभी अभी 2 बैंक कोलैप्स हुए हैं यूएसए के, एक तो ये हो गया आपका सिलिकॉन वैली बैंक, एक है आपका कौन सा, सिल्वर गेट कैपिटल कैप। ये 2 बैंक जो है क्या हुए, कोलैप्स हुए। लेकिन जो दूसरा सिल्वर गेट बैंक है वो छोटा सा बैंक है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है सिलिकॉन वैली बैंक है ये बहुत बड़ा बैंक है, इससे फर्क पड़ेगा पूरी दुनिया को, है ना। कैसे, देखिए 2008 में इससे पहले, नीचे दिख रहा है आपको, रुक जाइए, हाँ दिख रहा है, 2008 में ना, 2008 में पूरा ग्लोबल क्राइसिस आया था, अगर आपने पढ़ा होगा। पूरे देशों की जो इकोनॉमी थी वो गिरती चली गई थी 2008 में। क्यों गिर गई थी, क्योंकि यूएसए का एक बैंक था जो कोलैप्स कर गया था, ठीक है। यूएसए का एक बैंक था जो कोलैप्स कर गया था, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक। क्या था, वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक। उससे क्या हुआ, पूरे ग्लोब में जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया में सब में वो आ गया, क्या आ गया, सब में आ गया क्राइसिस आ गया, मतलब परेशानी हो गई इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया डॉलर्स के ऊपर, जो यूएस डॉलर उनके ऊपर निर्भर है, जो यूएस के डॉलर उनके ऊपर निर्भर है, और जो उन्हीं के प्रोसेस में परेशानी आ जाएगी, यूएसए के बैंक में परेशानी आ जाएगी, तो सीधी सीधी बात है इकोनॉमी जो होगी, ग्लोबल इकोनॉमी वो नीचे गिरने लगेगी। तो 2008 में बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी। उसी की तरह जैसे वॉशिंगटन बैंक था आपका, उसी तरह ये जो बैंक है आपका सिलिकॉन वैली बैंक, ये भी बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है। तो अब आशंका लगाई जा रही है कि जैसे 2008 में क्राइसिस आ गया है, कहीं 2023 में भी ना आ जाए ऐसा ही क्राइसिस। वैसे ही लोग कोरोना की वजह से जूझ रहे हैं, है ना, यूक्रेन के रशिया की जो वॉर चल रही है उसकी वजह से जूझ रहे हैं। और एक और चीज क्या आ जाएगी, एक और चीज के जो 2000 ये क्राइसिस भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूएसए का जो बैंक है वो कोलैप्स कर गया।
अब आप पहले मैं आपको बताता हूँ यूएसए का बैंक कैसे कोलैप्स करा, क्यों करा, इस बैंक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहले आप समझिए बैंक कमाते कैसे हैं और कोलैप्स कैसे कर जाते हैं। आप लोग जानते हो बैंक कमाते कैसे हैं, पैसा कैसे कमाते हैं। कोई भी बैंक है वो जो चल रहा है तो पैसे तो कमाता ही होगा वो, अगर ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट इसको कुछ नहीं होता है ना, प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ कमाता होगा जब भी तो चल रहा है। समझ रहे हो आप। देखिए जैसे मान लो ये कोई बैंक है, ये बैंक है तुम्हारा एस, ठीक है, एसबीआई मान लो एस बैंक है। तो और ये बहुत सारे लोग हैं, ये 1 2 3 4 5, इन सब ने अपने अकाउंट खुलवाए इस बैंक में, ठीक है। और अकाउंट खुलवाएंगे तो पैसे भी जमा करेंगे, पैसे जमा कर पाए। अब बैंक क्या करता है आगे, ये कोई आदमी बैंक के पास आया कि हमको लोन चाहिए, तो बैंक ने इसको लोन दिया। अब जो बैंक लोन देता है वो कहां से देता है, बैंक के पास तो पैसे है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बैंक का मालिक वो अपनी जेब से लोन देगा, नहीं। ये जो पैसे इन लोगों ने जमा करे, इन्हीं पैसों को ये जो बैंक है आगे दे देगा इस आदमी को लोन, ठीक है। अब बैंक का क्या फायदा होगा इससे, क्योंकि देखिए अब बैंक ने इसको लोन दे दिया, लेकिन बैंक अपने पास कुछ अमाउंट रखता है, ठीक है। तो जब इनमें से ऐसा तो है नहीं ये सारे आदमी एक साथ बैंक के पास आ जाएंगे कि हमारा पैसा दो, है ना, कोई एक आके आज आ गया, कोई 2 महीने बाद 4 महीने बाद ऐसे आएंगे, ठीक है। तो जब तक बैंक के पास पैसे होंगे बैंक वापस कर देगा धीरे धीरे। तो ये जो पैसे होंगे इसको जो है बैंक इसको देगा जो लोन लेने आया। और फिर बैंक कैसे पैसे कमाएगा कि ये जब लोन आप किसी से लेते हो तो कुछ प्रॉफिट नहीं सॉरी कुछ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, कुछ ब्याज लगता है ना, 2% 4% 7% 8% जितना भी लगता है। तो वो जो परसेंट का ब्याज होता है ना वो अलग से वापस करना होता है। जो हमने लोन लिया, मान लो 100 रुपए का लोन लिया और उसके ऊपर 2% का ब्याज लग रहा है, तो 100 रुपए तो हमें वापस करने ही पड़ेंगे जिसने भी लोन लिया बैंक से। 2 रुपए जो है वो 2% जो है उसका हर महीने के हिसाब से वो भी वापस करना होगा। तो ये जो 2% ब्याज लग रहा है ना, ये जो पैसे एक्स्ट्रा वाले आएंगे 100 से अलावा, वो जो होगा बैंक का प्रॉफिट होगा, वो होगा जो बैंक ने कमाए हैं पैसे, ठीक है। तो ये होता है बैंक का पैसा कमाने का तरीका। अब ये जो बैंक है कोलैप्स कैसे कर जाते हैं, गिर कैसे जाते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक गिर गया। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लो बहुत बड़ा बैंक है एस बैंक, एसबीआई बैंक, और इसमें क्या होता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ जो यस बैंक था वो बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया था। वो तो एसबीआई ने उसको पैसे प्रोवाइड करके और 2-4 सरकार ने उसके ऊपर वो करके उसको बचा लिया, वरना वो भी कोलैप्स कर जाता यस बैंक। तो क्या होता है, जैसे इन लोगों को, जैसे बैंक में जो है कुछ परेशानी चल रही है, किसी वजह से कुछ परेशानी चल रही है कि लोन जो है वो नहीं जा पा रहा है ना, लोन नहीं जा रहा तो पैसे नहीं कमा रहा बैंक, है ना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। फिर अगर लोन जा रहा है तो लोग जो है वो समय से इंटरेस्ट वापस नहीं कर रहे, जब लोग समय से इंटरेस्ट वापस नहीं करेंगे तो पैसे नहीं कमेंगे, है ना। पैसे कमाने का ही तो मोटिव है लोन देना। तो लोन जब जो आपका ये जो इंटरेस्ट होगा ये वापस कोई लोग भर नहीं रहे, अपनी ईएमआई नहीं भर रहे, तो इससे बैंक पैसे नहीं कमेंगे। तो जब बैंक में परेशानी चलती है, और जब आजकल क्या होता है कोई भी परेशानी चली तो बहुत जल्दी उठ जाती है ना, कोई भी परेशानी वाली चीज होती है, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो पूरे आसपास के एरिया में बहुत जल्दी फैलती है बात, आग की तरह फैल जाती है कोई भी परेशानी वाली बात, सब जानते हो आप। तो जैसे बैंक में कुछ परेशानी चल रही है और जो इसके जिन्होंने यहाँ पे अकाउंट खुलवा रखा था, जो अकाउंट होल्डर थे, इनको पता चल गया, तो ये सब एक आध दिन के अंतर में ही एक साथ बैंक के पास आएंगे कि हमारे पैसे वापस करो। अब बैंक के पास इतने पैसे होंगे नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक ने आगे लोन पे दे रखे होंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि लोन वालों को बैंक फोन करेगा एक एक करके, जैसे हमको जरूरत पड़ जाए तो अपने दोस्त को कर देते हैं भाई इतने पैसे भेज दे, बैंक तो ऐसे करेगा नहीं। जिसके पास लोन है कि जल्दी जल्दी पैसे भेज दो हमको, उनको देने जो अकाउंट होल्डर है, बैंक ऐसे कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो वैसे ही ईएमआई नहीं दे रहे अपनी टाइम पे तो कैसे पैसे दे सकते हैं सारे एक साथ। तो जब बैंक ना तो इनको वापस कर पाएगा पैसे, ये जो अकाउंट होल्डर्स हैं, और ना बैंक जो है इनसे पैसे ले सकता, ना ही ये बैंक को वापस कर रहे। तो बैंक के पास पैसे नहीं है, जब बैंक के पास पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, बैंक कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा, है ना। कोलैप्स का मतलब गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, ठप पड़ जाएगा, जो आप कहना चाहो, ठीक है। उसी तरह से बैंक जो है ठप पड़ते हैं। तो ये ऐसे कमाते कैसे हैं, ठप कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब समझिए सिलिकॉन वैली बैंक के साथ क्या हुआ। देखिए ये जो है ना सिलिकॉन वैली बैंक, अमेरिका का बैंक है, तो मैंने आपको बता दिया यूएसए का बैंक है, लेकिन ये जो है नॉर्मल आदमियों के लिए बैंक नहीं है, ये है स्टार्टअप बैंक। स्टार्टअप बैंक है ये। अब स्टार्टअप क्या होते हैं, जो नई कंपनीज खुलती हैं उनको स्टार्टअप बोलते हैं। कल को मैं कोई एक नई कंपनी खोल के बैठ जाऊं, आप खोल के बैठ जाओ, उसको स्टार्टअप बोलेंगे। अब कंपनी चलेगी कैसे, पहले स्टार्टिंग में तो कुछ आप अपनी जेब से लगाओगे पैसे, फिर क्या होगा, फिर अलग अलग जगहों पे फंडिंग मांगने जाओगे, ठीक है। और फंडिंग जब मिलेगी उसके हिसाब से चलेगा, जब आगे कंपनी चलेगी उसके हिसाब से चलेगी, जितनी ज्यादा फंडिंग होगी उतनी ज्यादा कंपनी चलेगी, और जितना ज्यादा प्रॉफिट दोगे उसको जो आपको फंडिंग कर रहा है और ज्यादा लोग फिर आप में इंटरेस्ट होंगे और ज्यादा आपको फंडिंग मिलेगी। ऐसे करके कंपनी बड़ी हो जाती है फंडिंग मिल मिल के। तो क्या होगा कि ये जो स्टार्टअप बैंक्स होते हैं इनका क्या काम है, जैसे यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक है, जैसे कोई कंपनी है उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा और उसको कोई वो नहीं दे रहा, फंडिंग नहीं दे रहा, तो ये जो बैंक्स हैं इनके पास ही कंपनी आ सकती है और यहाँ से फंडिंग उठा सकती है, ठीक है। एक तो ये काम है इनका। दूसरा काम क्या है, जो स्टार्टअप्स है वो क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि अगर इनको किसी को फंडिंग करना है तो ये भी तो लोन की तरह ही हो गया ना, जैसे किसी आदमी को लोन देता है बैंक, उसी तरह ये जो फंडिंग है ये भी तो एक प्रकार का लोन ही हो गया ना। तो ये लोन देने के लिए इनके पास भी तो पैसे होने चाहिए। सिलिकॉन वैली बैंक जो है तो क्या होगा,
सिलिकॉन वैली बैंक पैसे कहाँ से लाएगा? जो ये स्टार्टअप होते हैं, है ना, इन्हीं के अकाउंट यहाँ पे खुलते हैं। जो स्टार्टअप कंपनी होती है उन्हीं के अकाउंट यहाँ पे खुलते हैं, नॉर्मल आदमी के अकाउंट यहाँ पे नहीं खुलेंगे स्टार्टअप बैंक में, जैसे सिलिकॉन वैली बैंक। और ये जो अपनी कमाई यहाँ पे बचा के रखेंगे, है ना, जो बैंक में पैसे होते हैं वही तो होते हैं, या तो हमारी सैलरी आती है उसमें हम धीरे धीरे निकालते हैं जो यूज के हैं, बाकी को बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो सेव करके पैसे यहाँ पे रखे जाएंगे सिलिकॉन वैली बैंक में, किसी भी स्टार्टअप के द्वारा, उन्हीं को आगे फंडिंग में इस्तेमाल करेगा। ये कौन? आपका जो बैंक है, कौन सा? सिलिकॉन वैली बैंक। अब कोविड-19 की वजह से, कोरोना की वजह से ना, पिछले 1-2 सालों में ना फंडिंग जो है बहुत तेजी से गिर गई है। पिछले 1-2 सालों में, मतलब जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, पूरी दुनिया में 23% के आसपास फंडिंग गिर गई है। मतलब लोगों के पास इतने सारे पैसे नहीं है ताकि वो क्या कर सके, अलग अलग कंपनी को फंड कर सके, क्योंकि वो खुद थोड़े बहुत नुकसान में चले गए कोरोना की वजह से, उनका बिजनेस गिरा है। तो जब इनको फंडिंग नहीं मिल पा रही तो इनके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे। जो स्टार्टअप है, इनको इनके स्टॉक जो आप इनके प्रॉफिट थे वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहे, तो इनके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे। तो ये जो बैंक है इसमें पैसे कमा रहे हैं, तो इसमें पैसे कमा रहे हैं तो ये आगे फंडिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, आगे फंडिंग नहीं कर पा रहा। तो जो वहां से फंडिंग करके पैसा कमा रहा था, तो आपका इंटरेस्ट से पैसा कमा रहा था, जैसे मैंने आपको बताया ये बैंक पैसे कमाता है, उसी तरह ये भी पैसे कमाता है फंडिंग से। इंटरेस्ट जो होता है उसके साथ पैसे ले, वो पैसे कमाता ही है, वो पैसे कमा नहीं पा रहा, ठीक है। वो पैसे जब ये कमा नहीं पा रहा तो नुकसान में चल रहा है, और जब नुकसान में चल रहा है तो इसमें कुछ परेशानी आ गई। जब नुकसान में चल रहा है तो इसका मतलब परेशानी आ गई। जब इसको परेशानी आ गई तो ये जो स्टार्टअप थे जिन्होंने यहाँ पे खोल रखा था अपने अकाउंट, इनको पता चल गया जी इसमें कुछ परेशानी चल रही है, तो ये सब आ गए इसके पास कि जितने भी हमारे पैसे वापस करो। अब पैसे जिनको पहले से दे रखे थे फंडिंग के लिए उनसे एकदम तो ले नहीं सकता, और इनको वापस करने के सबके पास है नहीं, है ना, इन सबको वापस करने के है नहीं, तो इस वजह से ये कोलैप्स कर गया है, ठीक है। बहुत सारी इंडियन कंपनीज को भी कहा जा रहा है यहाँ इस बैंक से फंडिंग मिली है, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेस्टिंग देख रही है, मतलब टेस्टिंग क्या, मीटिंग करी है बहुत सारे स्टार्टअप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि आपका जो फंडिंग यहाँ से नहीं मिली है, किसी कंपनी को जो नहीं मिली, ताकि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभाल सके कंपनी को, ठीक है। पता नहीं पैसे कब मिलेंगे, आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, कितने दिन बाद मिल जाएंगे, जब तक ये बैंक सही होगा जब तक मिलेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए कंपनी को जो स्टार्टअप है इसको संभाल पाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात भी कर रही है जो स्टार्टअप है उनसे, कि आपको तो यहाँ से कोई फंडिंग नहीं मिली, आपके पैसे तो नहीं डूब रहे इस बैंक के साथ, ठीक है। अब देखिए एक आइकॉनिक चीज और हो रही है यहाँ पे, क्या हो रही है, मैंने कुछ दिन पहले आपको हिंडनबर्ग के बारे में बताया था ना। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी थी किसके ऊपर, अडानी के ऊपर, जिसकी वजह से अडानी के बहुत ज्यादा शेयर गिरते चले जा रहे थे। तो देखिए अडानी कंपनी कहाँ की, सॉरी अडानी नहीं, हिंडनबर्ग कंपनी कहाँ की है, यूएसए की। ये अडानी के पीछे लगे रहे अडानी को गिराने में, और इनके यहाँ खुद के यहाँ इतना तगड़ा वाला बैंक नीचे गिर गया, इतना बड़ा बैंक नीचे गिर गया, इनको उसका ही नहीं पता चला, समझ रहे आप। तो ये जो है बहुत सारे इंडियंस मजाक उठा रहे हैं कहाँ पे, सोशल मीडिया पे, कि हिंडनबर्ग पड़ा रहा इंडिया को नीचे गिराने के पीछे और अपना देश खुद का गिर गया है। ये कौन बोल रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस बोल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, है ना, और हमको सपोर्ट करें। और अगर इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, जो भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो देखते ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया। तो जो आपकी 17 मार्च की वीडियो होगी, कल की जो करंट अपडेट्स की वीडियो होगी, मैं आपको उसमें समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, हमको सपोर्ट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।